कहानी में अब तक हमने देखा था कि काम में बिजी होने के कारण सोंगशाओ और तांग्यू काफी लंबे समय तक मिल नहीं पाए थे, जिससे तांग्यू काफी नाराज था। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हम सोंगशाओ को नींद से जागते हुए देखते हैं, जहां नीचे तांग्यू उससे मिलने आया था। इसीलिए सोंगशाओ तुरंत ही उतरते हुए उसके पास भागते हुए चला जाता है और वो अपने महाराज को देखकर काफी खुश था। पर तांग्यू तो सीधे ही उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए, तो तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं आसानी से जाने दूंगा तुम्हें? सोचना भी मत। यहाँ सोंगशाओ तो समझ चुका था कि तांग्यू से पनिशमेंट देने के लिए आया है, इसलिए वो तुरंत ही ड्रामा करना शुरू कर देता है और कहता है, अगर मेरे महाराज को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ और कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जिस पे तांग्यू गुस्सा हो जाता है और कहता है, विद्रोही कहीं के, और वो सीधे ही सोंगशाओ को अपने साथ उठा लेता है और कहता है कि अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यहाँ फिर हम देखते हैं तांग्यू तो सीधे ही सोंगशाओ को ले जाकर कार में पटक देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। वहीं फिर अगले सीन में हम दुगुआन को देखते हैं जो कि बाहर आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके महाराज और महारानी तो कार को अब डांसिंग कार बनाने वाले हैं। यहाँ दुगुआन ब्रेकफास्ट में खा रहा था बन, और वहीं तांग्यू का ब्रेकफास्ट था सोंगशाओ। जहाँ तांग्यू सोंगशाओ से कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुमने मना किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जिसके लिए सोंगशाओ मान जाता है और तांग्यू रुक जाता है और दुगुआन को कार में बुलाने लगता है। इसे दुगुआन की आंखें तो खुली रह जाती है और वो सोचता है, मेरे महाराज, और वो भी इतनी जल्दी इस काम को खत्म कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या मतलब मेरे महाराज की ताकत खत्म होती जा रही है? अब तो लगता है कि मुझे शक्तिवर्धक चूरन मंगा ही लेना चाहिए। यहाँ तांग्यू तो दुगुआन की शक्ल को देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। वो तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे को काफी अच्छे से पढ़ सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या मैं तुम्हें कोई बेलगाम घोड़ा नजर आता हूँ जो कि कहीं भी शुरू हो जाए? अब चुपचाप आकर कार में बैठो। यहाँ दुगुआन कार में आकर बैठ जाता है और सोंगशाओ कहता है, वैसे बेलगाम घोड़े तो तुम हो। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका होता है, जहां उसका डॉग और बटलर काऊ उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ बटलर काऊ तो अपनी महारानी को ग्रीट करता है, पर बेचारा सोंगशाओ बाहर निकलने में शर्मा रहा था क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। यहाँ तांग्यू से कहता है कि अब असली एम्बैरेसिंग चीजें शुरू होगी और वो सोंगशाओ को अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। जिसपे सोंगशाओ कहता है कि मैं राजमाता को अपनी ऐसी शक्ल नहीं दिखाना चाहता हूँ। जिसपे तांग्यू से मारता है और कहता है कि राजमाता भी सोई होगी, जिससे बेचारा सोंगशाओ कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ बटलर काऊ तो उन्हें साथ में देखकर काफी खुश हो रहे थे, और तभी दुगुआन उनके पास आता है और कहता है, बटलर काऊ, मुझे लगता है कि हमें शक्तिवर्धक चूरन मंगाना होगा। और दुगुआन बटलर काऊ को बता देता है कि शायद तांग्यू की ताकत खत्म हो रही है, और यहाँ ये दोनों अपनी ही खिचड़ी पकाने लगते हैं। और यहाँ हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर तांग्यू लाकर सोंगशाओ को अपने बेड पर पटक देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बेलगाम घोड़ा क्या होता है। जिसपे सोंगशाओ से कहता है कि राजमाता जाग जाएगी, पर तांग्यू को इससे फर्क नहीं पड़ता था। और सोंगशाओ कहता है कि मुझे भूख लगी है, और तांग्यू कहता है मुझे भी, इसलिए तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और जब तक अब मेरा पेट भर नहीं जाता तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ हम तांग्यू की मॉम को देखते हैं जो कि अपने छोटे बेटे को खाना खिला रही होती है, और उसे पता चलता है कि तांग्यू आ चुका है तो वो उसके कमरे में जाने लगती है, जिससे तो दुगुआन और उसका छोटा भाई तुरंत ही उसे रोकने लगता है और कहता है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ उन दोनों को ही पता था कि तांग्यू अभी कमरे में क्या कर रहा है, इसीलिए वो उसकी मॉम को वहाँ जाने नहीं देना चाहते थे। वो छोटा बच्चा सोच रहा होता है कि मैं अपने भाई को और अपनी सिस्टर इन लॉ को बचा के रहूंगा, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है और अपनी मॉम से काफी मासूमियत से कहता है कि मुझे भूख लगी है। जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे ठूस ठूस कर खाना खिला रही होती है, और वहाँ वो बच्चा सोच रहा होता है कि अब तो मेरा पेट फटने वाला है, आखिर बिग ब्रदर कब नीचे आएंगे। यहाँ तांग्यू की मॉम कहती है बटलर काकू कि उनका नाश्ता उनके कमरे में ही पहुंचा दो अगर वो नीचे नहीं आने वाले हैं। और यहाँ हम छोटे भाई को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से खा खा कर परेशान हो चुका था, और कहता है, बड़े भाई मेरा आप पर एहसान रहा, आज मैंने आपकी और सिस्टर इन लॉ की प्राइड की रक्षा की है। अब बटलर का सोंगशाओ को लंच दे देते हैं, जिसके बाद वो तांग्यू के पास जाता है जहाँ तांग्यू सो रहा था। सोंगशाओ उसे खाने को देने वाला होता है और तांग्यू तुरंत ही उसे किस करने लगता है, और हम देखते हैं वो लोग काफी क्लोज आ रहे होते हैं, जिससे सोंगशाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ वो तांग्यू के गालों पर हाथ रखता है और कहता है, मेरे पास तो तुमसे बात करने के लिए अब शब्द ही नहीं है। यहाँ तांग्यू उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, पहले तो तुम मुझे महाराज कहना बंद करो। जिसपे सोंगशाओ कहता है कि मैं क्या कहूँ तब। जिसपे तांग्यू कहता है वो तुम्हारी मर्जी है। जिसपे सोंगशाओ नाराज हो जाता है और कहता है, मुझे तो तुम कभी समझ ही नहीं आते हो। जिसपे तांग्यू कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे डैडी कहना चाहिए। और अब बेचारा सोंगशाओ कुछ भी नहीं कह पाता है। यहाँ फिर तांग्यू नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा था, जिसपे सोंगशाओ कहता है, अगर हम इस तरह नीचे गए तुम्हारी मॉम को लगेगा कि मैं काफी ज्यादा बुरा हूँ। जिसपे तांग्यू सोंगशाओ को समझाता है कि उसकी मॉम काफी अच्छी है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। जिसपे सोंगशाओ तुरंत ही नीचे जाने लगता है, और यहाँ तांग्यू सोच रहा होता है कि ये बेचारा कितना मासूम है। अब अगले सीन में हम
हम देखते हैं कि तांग्यू की मॉम सोंगशाओ से काफी अच्छे से बात कर रही थी और यहाँ सोंगशाओ भी उन्हें बता रहा था कि उनकी लाई चीजें उसे काफी पसंद आ रही हैं। यहाँ तांग्यू की मॉम सोंगशाओ से काफी अच्छे से बात कर रही होती है और कहती है तुम मेरे बेटे के सबसे क्लोज हो ना, मुझे पता नहीं था कि कल रात को तुम भी उसके साथ आए हो। जिसपे सोंगशाओ बताता है कि नहीं, हम साथ में नहीं आए थे, तांग्यू सुबह सुबह मेरे घर आया था पर वो काफी थका था तो मैं उसे यहाँ ले आया। जिस पर तांग्यू की मॉम कहती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। फिर वो सभी लोग साथ में मिलकर लंच करने लगते हैं और यहाँ तांग्यू सोच रहा होता है कि उसकी मॉम के मन में आखिर क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांग्यू की मॉम अपने दोनों बच्चों को इन दोनों के भरोसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सोंगशाओ कहता है तुम्हारी मॉम तो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँ अपने बच्चे को छोड़कर वो अपने पार्टी में चली जाएगी। जब तांग्यू कहता है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और वो तुरंत ही अपने भाई को गोद में उठा लेता है और कहता है इस नन्हे शैतान को तो मैं ही संभालूंगा। और यहाँ पर उसका भाई सोंगशाओ से मदद मांग रहा होता है पर सोंगशाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों अपनी बात अपनी संभालो। और सोंगशाओ सोच रहा होता है कि मैंने इसे बचाने की कोशिश की तो तांग्यू फिर मुझे उठाकर लेकर जाएगा। अब हम उन सभी को साथ में गेम खेलते हुए देखते हैं जहाँ तांग्यू का भाई काफी नखरे दिखा रहा था पर तांग्यू को घूरने के बाद वो डर कर उसके पीछे छुप जाता है। यहाँ सोंगशाओ कहता है कि तुम्हारा भाई तो अब राजा भी नहीं है, तुम फिर भी डरते हो। तो फिर नन्हा बच्चा कहता है कि मुझे उससे हमेशा ही डर लगता है। यहाँ सोंगशाओ उसे भी टीज करने लगता है या फिर वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको मुझे टीज नहीं करना चाहिए। अब सोंगशाओ कहता है कि मुझे तांग्यू से मिलना है जब वो बच्चा हुआ करता था। जिस पर यहाँ पर तांग्यू का छोटा भाई सोचने लगता है कि अच्छा वो तुम दोनों बचपन में नहीं मिले थे, वरना मेरा भाई तो आज जेल में होता एक माइनर के साथ असॉल्ट करने के लिए। और यहाँ ये बच्चा अपने भाई को काफी अच्छे से जानता था। यहाँ सोंगशाओ बच्चे से पूछता है कि मेरे मौत के बाद आखिर हुआ क्या था। यहाँ तांग्यू भी उसे जवाब देने को कहता है। जब वो नन्हा बच्चा बताता है कि जब आप दोनों की मौत हो गई थी मैंने आप लोगों को साथ में दफना दिया था और आप सभी के फेवरेट चीजें आपके साथ रखी थी, उसी के साथ मैंने वो सोड भी आपके साथ रखा था जिससे सिस्टर इन लॉ ने अपनी जान ली थी। इस पर तांग्यू से कहता है कि तुम उसे बचा सकते थे पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जब वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उसे नहीं बचा सकता था, और सोंगशाओ ने इस बात पे झगड़ा करने के लिए मना करता है और वो उनसे कहता है कि जिस तलवार से मैंने जान ली थी उसमें काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स थी, शायद हमारे यहाँ होने का वही कारण हो सकता है। और तभी हम देखते हैं सोंगशाओ को एक कॉल आता है। तांग्यू से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे सोंगशाओ कहता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की जरूरत है। एक जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी। सोंगशाओ वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की अपनी जान देने की कोशिश कर रही है और हम देखते हैं ये वही लड़की है जिसे सोंगशाओ की बहन परेशान कर रही थी। क्योंकि सोंगशाओ अब सीईओ बन चुका था तो लड़कियां उसे उस लड़की की मदद करने को कहती है और यहाँ सभी रिपोर्टर को तो हेडलाइन मिल चुका था, इसीलिए वो सोंगशाओ से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस पर सोंगशाओ ने मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं इस सिचुएशन को संभालूंगा। और तभी हम देखते हैं एक लड़की जाकर इसे समझाने की कोशिश करती है पर वो लड़की रोते हुए कहती है कि उस सोंगशाओ की बहन ने मेरा सब कुछ छीन लिया, इतनी मुश्किल से मुझे एक रोल मिला था वो भी वो ले गई। पर तभी हम सोंगशाओ को देखते हैं जो कि उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा। पर वो लड़की सोचने लगती है कि तुम्हारी ही बहन तो मुझे परेशान कर रही है और चिल्ला कर कहती है कि तुम्हारी बहन सोंगचांग मुझे परेशान कर रही है, तुम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हो। जब सोंगशाओ भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कहा ना मैंने, चाहे कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा हो। और तभी हम देखते हैं सोंगशाओ की कंपनी के बॉडीगार्ड जाकर उस लड़की को बचा लेते हैं और सभी लोग मिलकर सोंगशाओ की बहन के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। पर इस लड़की को बिल्कुल भी अपनी गलती का अंदाजा नहीं था। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वह सोंगचांग जाकर सोंगशाओ से मदद मांगती है जिसके लिए सोंगशाओ उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उसने ही सोंगशाओ के ऊपर चाय की गर्म प्याली फेंकी थी और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा और उसे उसी तरह छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम सोंगशाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि सोंगजांग के पास कंपनी के शेयर्स है तो वो उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे सोंगशाओ काफी हैरान हो जाता है कि उसके फादर ने उसकी बहन को कंपनी के शेयर्स दिए हैं। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सोंगजांग की ही मदद करना चाहते थे पर सोंगशाओ इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो इसके खिलाफ जाएगा। और हम देखते हैं सबके खिलाफ जाकर सोंगशाओ उस लड़की को इंसाफ दिलाता है, जिससे वो लड़कियां काफी खुश हो जाती है और सोंगशाओ उनसे कहता है कि अब से तुम्हें कोई भी परेशान करे तो बिना डरे सीधे आकर मुझसे बात करना। और उन लड़कियों को सोंगशाओ काफी कूल लगने लगता है। पर सोंगशाओ इस बात से भी परेशान था कि बाकी की ट्रेनी और कुछ गलत ना कर ले। वहीं हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं कि सोंगजांग को पुलिस अब छोड़ देती है जो कि सोंगशाओ से पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। पर सोंगशाओ सीधे ही उसे शेयर्स के बारे में पूछ लेता है जिस पर वो सोचती है कि आखिर इसे कैसे पता चला और कहती है कि मुझे ये शेयर्स उन्होंने दिया है। जिस पर सोंगशाओ से पूछता है किसने, पर वो
नहीं बताती। यहाँ वो काफी ज्यादा शांत थी, तो तभी उसका मैनेजर उसके सपोर्ट में आ जाता है। पर सोंगसा उस मैनेजर को किसी और का मैनेजर बना देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। सॉन्गजेंग इसका विरोध तो करती है, पर सोंगसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सॉन्गजेंग तो अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है और सोचता है कि सॉन्गसाओ के रहते हुए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में सॉन्गसा अपने फादर से मिलने जाता है, जहाँ उसके फादर तो काफी ज्यादा शांत थे। सॉन्गसा पूछता है कि फादर, क्या आपको पता चला कंपनी में क्या हुआ? फिर भी इतने शांत क्यों हो? जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम जब सब कुछ संभाल रहे हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? जिस पर सॉन्गसा तुरंत ही मुद्दे की बात पर आता है और कहता है, क्या आपने सॉन्गजेंग को कंपनी के शेयर्स दिए हैं? जिस पर उसके फादर परेशान हो जाते हैं और उसे बता देते हैं कि मिंग्यान मेरे पास आई थी और उसने मुझसे लास्ट मदद मांगी थी कि मैं उसे कंपनी के कुछ शेयर्स दे दूं, तो मैंने चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर उसे दे दिया। जिसके बाद सॉन्गसा फिर अपने फादर को बता देता है कि वो कंपनी के मेन ब्रांच को शंघाई से बीजिंग शिफ्ट कर रहा है। जब उसके फादर पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर सॉन्गसा कुछ एक्सक्यूज देने लगता है, पर हम तो जानते ही थे कि वो तांग्यू की क्लोज रहना चाहता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गसा के फादर से मिंग्यान मिलने आई थी और वो अंदर आते ही सॉन्गसा के फादर के पैरों में पड़ जाती है और उससे मदद मांगने लगती है और बताती है कि मैंने किसी से लोन ले रखा है और अब वो मेरी उंगली काटने की बात कर रहे हैं। और तभी बीच में सॉन्गसा कह देता है कि तुम जॉन के लिए पैसे लेने वाली हो ना। यह सुनकर मिंग्यान हैरान रह जाती है और सोचती है इसे कैसे पता चला। तो गाइस, जॉन वही इंसान है जिसे मिंग्यान ने हायर किया था सॉन्गसा को खत्म करने के लिए। यहाँ सॉन्गसा के फादर को इस बारे में पता नहीं था, पर वो फिर भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम दूसरे आदमी पर मेरे पैसे कैसे खर्च कर सकते हो। और अब मिंग्यान के पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो बोलती तो वो खुद ही फंस जाती। और सॉन्गसा के फादर भी उससे कह देते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ मिंग्यान आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे एक चांटा भी पड़ जाता है, जिसके बाद वो रोती रोती यहाँ से चली जाती है। और सॉन्गसा के फादर को बुरा लगने लगता है कि वो बार बार इसके धोखे में आ जाते हैं। इससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो सॉन्गसा उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह से बात करने के बाद सॉन्गसा अपने ऑफिस चला जाते हैं, जहाँ वो उन सभी को एक नए ब्रांच खोलने की बात करता है, जिसका सभी लोग अपोज कर रहे थे। जिसे सॉन्गसा को गुस्सा आने लगता है और वो तांगी से पूछता है कि क्या मुझे इन बूढ़े लोगों को पीटना चाहिए? इसके लिए तांगी तो तुरंत ही मान जाता है और सॉन्गसा को हंसी आने लगती है। यहाँ सॉन्गसा उनसे कहता है कि मैं कौन सा कंपनी के पैसे यूज करने वाला हूँ नया ब्रांच खोलने में, मैं अपने पैसे लगाऊंगा। इस पर वो सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हुए तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक ब्रांच खोलने में काफी पैसे लगते हैं और तुम तो अभी केवल स्कूल के बच्चे हो। इस पर सॉन्गसा सोचने लगता है कि किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वो तुरंत ही तांग्यू की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास तो काफी पैसे हैं। अब सॉन्गशॉ अपने पर्सनल बैंक तांग्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर तांग्यू बताता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ। जिस पर सॉन्गशॉ कहता है कि मुझे बुला लिया होता, तो तांग्यू कहता है तुम खो जाते। जिस पर सॉन्गशॉ कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, पर उसे तांग्यू का यहाँ आना काफी अच्छा लगा था। अब तांग्यू सॉन्गशॉ को बताता है कि तुम्हारी सौतेली बहन कंपनी के शेयर्स बेचना चाहती है, जिसके लिए मेरी कंपनी ने उसे काफी कम पैसे ऑफर किए हैं। जब सॉन्गशॉ हैरान हो जाता है तो तांग्यू पूछता है कि क्या मुझे उसे ज्यादा पैसे देने चाहिए? इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी ना कि मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को कम दाम में खरीदूं? इसके लिए सॉन्गशॉ साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों दुश्मन थोड़ी ना है, जिससे तांग्यू काफी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, जो कि तांग्यू की ही कंपनी का होता है। वहाँ एक लड़की तांग्यू से बात करने आती है, पर तांग्यू से पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और सॉन्गशॉ को ये लड़की याद आती है जिसने बताया था कि वो तांग्यू की फियांसे है। यहाँ दूसरी लड़की उस लड़की से इस बारे में पूछती है, तो वो पहले वाली लड़की कहती है, देखो अब क्या होता है। अब तांग्यू सॉन्गशॉ से कहता है कि हमारी पिछली लाइफ में तुम्हें डक खाना काफी पसंद था, है ना? पर जब हमारी शादी हो गई और तुम महारानी बन गए, उसके बाद तुमने कभी मुझे वो लाने का रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? जिसपे सॉन्गशॉ कहता है कि तुम एक बिगड़े हुए राजा थे, अगर मैं कहता तो तुम पूरे देश का डक एक ही बार में मुझे दे देते। जिस पर तांग्यू उसके क्लोज आता है और कहता है, ये तो तुमने सही कहा। अब तांग्यू वहाँ की एक वेट्रेस से डक लाने को कहता है, तो वो बताती है कि सारे डक किसी और ने ही खरीद लिए हैं। जिससे तांग्यू नाराज हो जाता है और कहता है कि कुछ और डक मंगा लो, पर सॉन्गशॉ तो मना करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ मैनेजर उनकी बात सुन लेता है और तुरंत ही डक को लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ वो वेट्रेस तो काफी हैरान हो जाती है। बाद में वो मैनेजर से पूछती है कि सारे डक को तो एक अमीर बच्चे ने खरीद लिया था ना। जिसमें मैनेजर उसे कहता है, तुम जिस इंसान से भी बात कर रही हो ना, वही हमारी इस कंपनी के मालिक है। जिससे वो मेड काफी हैरान हो जाती है कि अभी अभी वो यू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट से मिली है। अब हम सॉन्गशॉ को
अपना खाना एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ तांग्यू से अपना भी खाना दे रहा होता है और वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ वही पहले वाली लड़की आ जाती है जो कि ऐसा बिहेव करती है, जो कि अचानक से तांग्यू से मिली हो। पर तांग्यू उसका भांडा फोड़ देता है और कहता है अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे देखा था। और यहाँ सॉन्गशॉ मजे में खाना एंजॉय करते हुए ड्रामा भी एंजॉय कर रहा था। पर तांग्यू तुरंत ही उन्हें दिखाने के लिए सॉन्गशॉ के क्लोज जाने लगता है और वो लोग लवी डवी एक्ट करने लगते हैं, जिस पर वो लड़की घबरा कर कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में वैसा वाला रिलेशनशिप है। और आग में घी डालने का काम करता है सॉन्गशॉ उस लड़की को बड़ी बहन कह के, जिससे उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और वो लड़की तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तांग्यू सॉन्गशॉ से पूछता है तुम्हें जेलसी नहीं हो रही, जिसपे सॉन्गशॉ कहता है मेरे महाराज तो ऑलरेडी मेरे गुलाम बन चुके हैं, मैं क्यों जलूंगा। यहाँ अब वो दोनों मिंग्यान के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ सॉन्गशॉ कहता है कि वो सारे पैसे जब तक लौटा ना दे हम उसे जाने नहीं देंगे। और यहाँ तांग्यू सॉन्गशॉ से कहता है कि तुम्हारे फादर को जब पता चलेगा कि उसने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की थी तो उसकी तो खैर नहीं होगी। अब अगला सीन सॉन्गजेन का स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसका सब कुछ छिन चुका था और उसका मैनेजर भी। यहाँ वो गुस्से में सॉन्गशॉ के कमरे में जाती है, जहाँ हम देखते हैं वो पहले वाली एक्ट्रेस बैठी हुई थी। सॉन्गशॉ तो गुस्से में उसे बाहर जाने को कहता है तो सॉन्गजेन आकर वहाँ पर उससे ही लड़ने लगती है और कहती है तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ उस दूसरी वाली एक्ट्रेस के मन में भी खोट था, वो सोचती है कि इस लड़की ने मेरा फिर से मौका चुरा लिया सीईओ के क्लोज जाने का। यहाँ सॉन्गजेन तो सॉन्गशॉ से लड़ी रही होती है कि तभी वो लड़की बीच में बोल पड़ती है और हम देखते हैं वो दोनों भी लड़ने लगते हैं, जहाँ सॉन्गजेन उस पर हमला करती है पर सॉन्गशॉ उसे बचा लेता है और तुरंत ही उसे जाने को कहता है। जहाँ कुछ लोग आकर सॉन्गजेन को ले जाने लगते हैं, जो कि जाते हुए भी धमकी देकर जाती है और फिर सॉन्गशॉ इस लड़की को भी यहाँ से जाने को कह देता है। यहाँ फिर ये एक्ट्रेस सोचने लगती है कि सॉन्गजेन के कारण मेरा सॉन्गशॉ के क्लोज जाने का मौका फिर से खराब हो गया। यहाँ हम तांग्यू का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसे दुखवान पढ़कर बता रहा होता है न्यूज सॉन्गशॉ के बारे में, जहाँ सॉन्गशॉ के बारे में काफी रूमर्स फैल रहे थे कि उसने अपने फादर के बिजनेस को जबरदस्ती हथिया लिया है और अपनी सौतेली मॉम और बहन पर अत्याचार कर रहा है। जहाँ सॉन्गशॉ को भर भर कर गालियां पड़ रही थी ऑनलाइन, जिस पर तांग्यू तुरंत ही हम अपने अमेरिका वाले भाई को कॉल करता है मैटर सॉल्व करने के लिए। वही हम सॉन्गशॉ को देखते हैं जिसे भी ये सब खबर लग चुकी होती है कि उसके बारे में कैसे कैसे रूमर्स फैल रहे हैं। पर इतनी ही देर में तांग्यू एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें उस आदमी जिसने सॉन्गशॉ को मारने की कोशिश की थी अपना सारे इल्जाम कबूल कर लिया था। इससे अब सभी लोग सॉन्गशॉ के सपोर्ट में जा चुके थे। सॉन्गशॉ तुरंत ही तांग्यू से इस बारे में बात करता है कॉल करके और उससे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिसपे तांग्यू बताता है कि अपने फादर से बात मत करना वरना वो मिंग्यान को बचाने को कहेंगे और उसे मिलने के लिए बुलाता है। सॉन्गशॉ जब तांग्यू के पास जाता है तो तांग्यू से एक सबूत दिखाता है, जिसे देने के लिए वो कहता है क्या तुम्हें मिंग्यान के खिलाफ सबूत चाहिए, जिस पर सॉन्गशॉ हाँ में सर हिलाता है तो तांग्यू से अपने पास खींचकर कहता है तब तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा फिर सबूत दूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं उन्होंने अपना रोमांस खत्म कर लिया था और सॉन्गशॉ के हाथ वो सबूत भी लग चुका था। अगला सीन सॉन्गशॉ की फैमिली का स्टार्ट होता है, जहाँ सॉन्गशॉ के डैड मिंग्यान और उसकी बेटी को पीट रहे होते हैं इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने सॉन्गशॉ को मारने की कोशिश की थी। यहाँ सॉन्गजेन तो रो रो कर उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी पर सॉन्गशॉ के फादर अब कुछ नहीं सुनने वाले थे और यहाँ सॉन्गजेन कहती है फादर आपको मॉम को बचा लेना चाहिए, जिसपे तभी सॉन्गशॉ वहाँ आ जाता है और कहता है तुम फादर किसे कह रही हो। सॉन्गशॉ के डैड उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या कह रहे हो ये। तभी सॉन्गशॉ अपने फादर को तांग्यू का दिया हुआ सबूत देता है, जिसे देखकर तो सॉन्गशॉ के फादर के पैरों तले जमीन निकल जाती है और ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट था जिसमें लिखा था कि सॉन्गजेन सॉन्गशॉ के फादर की बेटी नहीं है। हम देखते हैं सॉन्गशॉ के फादर को काफी बड़ा सदमा लगा होता है और वो सॉन्गशॉ से पूछते हैं तुम्हें ये कहाँ से मिला, जिसपे सॉन्गशॉ आखिर क्या ही बताता है कि उसे इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। और सॉन्गशॉ अपने फादर से कहता है कि वो अभी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप क्या करने वाले हो। सॉन्गशॉ के फादर तो तुरंत ही मिंग्यान से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है, तुमने तो मुझे बताया था कि जब मैं ड्रिंक हो गया था तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था और तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, पर ये बच्ची तो मेरी है ही नहीं, तो हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जॉब को खोना पड़ा था, सॉन्गशॉ की मॉम भी मुझसे नाराज हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ सॉन्गजेन तो अभी भी अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और सॉन्गशॉ के फादर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में गालियां बक रहे होते हैं। पर सॉन्गशॉ के फादर अब बहुत गुस्से में थे और उनसे जवाब मांग रहे होते हैं और उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते और सीधे ही उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं, जिनसे उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं।
और आज फाइनली सोंगशाओ से अपने सभी किए के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोर किया और उन लोगों की बातों को सच माना, मुझे माफ कर देना। इस पे सोंगशाओ उन्हें कहता है कि आपको मुझसे नहीं मॉम से माफी मांगनी चाहिए, पर आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अब मॉम हमारे बीच नहीं है, तो आप बस आराम कीजिए, कंपनी मैं संभाल लूंगा। अब सोंगशाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहाँ पे वो सारे सवालों के जवाब देने वाला था। मीडिया उससे काफी सारे सवाल पूछ रहे होते हैं उसके फादर मिंगयान और उनकी बहन के रिलेटेड। कुछ लोग तो सोंगशाओ को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को खराब करने के लिए। यहाँ एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या ये सच है कि मिंगयान ने आपको मारने की कोशिश की थी, जिसमें सोंगशाओ कहता है इस बात का जवाब पुलिस दे देगी। और हम देखते हैं काफी सारे रिपोर्टर उससे बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं और यहाँ वो लोग पूछ रहे थे कि उसने अपनी बहन और स्टेप मॉम के साथ इतना गलत क्यों किया। इस पर सोंगशाओ कहता है कि इसका जवाब भी आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगा। और एक रिपोर्टर उन सभी को बता देता है कि सोंगजेन इनकी सौतेली बहन नहीं है, बल्कि मिंगयान ने इन्हें धोखा दिया था। और सोंगशाओ भी ये अनाउंस कर देता है कि अब से सोंगजेन उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है और वो सभी लोगों को मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी भेज देता है, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और यहाँ जो सभी लोग सोंगशाओ को क्रिटिसाइज कर रहे थे अब उसके साथ हो जाते हैं। अगला सीन हमें सोंगशाओ का दिखाया जाता है जो कि तांग्यू से मिलने जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, जिस पर तांग्यू से टीज करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो दोनों इसी तरह काफी क्यूटली बातें कर रहे होते हैं। और तांग्यू सोंगशाओ से पूछता है क्या तुम्हारे फादर ठीक है, जिस पे सोंगशाओ बताता है कि हाँ बिल्कुल। और तांग्यू कहता है इसीलिए मुझे कभी कॉन्क्यूबाइन रखना पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती हैं। जिस पे सोंगशाओ पूछता है क्या तुमने इसीलिए हमारी पिछली लाइफ में किसी और को अपनी रानी नहीं बनाया था, जिस पे तांग्यू कहता है कि मेरे पास पैसे ही कहाँ बचे थे, मेरी इकलौती जो महारानी थी वो साल का इतना सारा सोना सैलरी के रूप में ले लेती थी, तो सरकार के पास तो पैसे ही नहीं बचते थे। जिस पे सोंगशाओ भी उससे कहता है तो तुम्हें अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देना चाहिए था। जिस पे तांग्यू कहता है डिवोर्स तो मैं दे देता, पर मेरे पास एलिमनी के पैसे नहीं थे। और फिर वो दोनों साथ में मिलकर तांग्यू के भाई को लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ तांग्यू के भाई से एक लड़की बात कर रही होती है पर उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा था। फिर वो जाकर तांग्यू और सिस्टर इन लॉ को ग्रीट करता है। यहाँ सोंगशाओ तो उससे बात करने लगता है, जिस पर वो छोटा भाई उसे टीज करने को मना करता है। जिस पे सोंगशाओ कहता है छोटे महाराज आज से आपकी जिम्मेदारी मेरी। जिस पे तांग्यू अपने छोटे भाई को काफी गुस्से में घूरने लगता है और वो कहता है कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है और तुरंत ही पकड़कर उसे लेकर कार में बैठ जाता है। यहाँ सोंगशाओ कहता है कि क्या तुम इसे संभाल लोगे, और यहाँ दुक्वान भी उन्हें ही देख रहा होता है, जिस पर वो दोनों भाई कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम संभाल लेंगे। अगले सीन में हम तांग फैमिली को अच्छे से खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ तांग्यू की मॉम सोंगशाओ के फादर के बारे में पूछती है और सोंगशाओ को अपनी और उनकी केयर करने को कहती है। जिस पे तांग्यू कहता है मॉम आपने मेरा ध्यान तो रखा नहीं, जिस पे उसकी मॉम कहती है तुम खुद ही अपना ध्यान रख लेते हो। यहाँ उस छोटी बच्ची को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस पर उसका भाई उससे कहता है कि तुम ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। यहाँ फिर सोंगशाओ सीरियस होकर तांग्यू से पूछता है कि आखिर अचानक से तुम्हारी मॉम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही है। जिस पर तांग्यू कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर क्या तुम्हें जानना है कि आखिर मुझे तुम्हारी बहन का डीएनए टेस्ट कैसे मिला। जिस पर सोंगशाओ मना कर देता है और कहता है तुम उसे और बस काम करवाना चाहते हो और मैं काम करने के मूड में नहीं हूँ। जिस पर तांग्यू हंसने लगता है और कहता है मेरी वाइफ काफी स्मार्ट हो चुकी है। वो कहता है तुमने मुझे हरा दिया। जिस पर सोंगशाओ कहता है मुझे भी तुम्हें हारा हुआ देखकर अच्छा लगा, और वो दोनों किस करने लगते हैं। पर तांग्यू तुरंत ही उसे कमरे में ले जाता है और रोमांस करने के लिए तैयार हो चुका था और कहता है जितना भी चिल्लाओ आज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। और वहीं हम देखते हैं रातों ही रात में सोंगशाओ की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सभी लोग सोंगशाओ को पसंद करने लगे थे। और यहाँ पर उस ऑथर ने भी उनकी पिक्चर अपलोड की थी, जिससे वो सभी लोग उसे अपनी महारानी और महाराज मान रहे थे। और ये खबर भी पूरी तरह से ऑनलाइन फैल जाती है कि सोंगशाओ ही हमारी पिछली महारानी का पुनर्जन्म है, और हमारे महाराज और महारानी तो रोमांस करने में ही बिजी हुए थे। और बेचारा सोंगशाओ काफी थक जाता है, उन्हें काफी नोटिफिकेशन आ रहे थे फोन में, जिसपे तांग्यू कहता है फोन अपना बंद करो। जिसपे सोंगशाओ बताता है ये तुम्हारा फोन है। और हम देखते हैं सोंगशाओ के साथ तांग्यू की भी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ने लगती है, तो सोंगशाओ से ताना मारते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट यू आप बहुत बिजी लग रहे हो। फिर तांग्यू कहता है कि तुम्हें और पनिशमेंट मिलेगी अब, और वो दोनों इसी तरह रात भर मस्ती करते रहते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं तांग्यू सोंगशाओ उठ गए होते हैं, जहाँ तांग्यू सोंगशाओ को बताता है कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ चुकी है। यहाँ सोंगशाओ तो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था और तांग्यू पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जिसके लिए सोंगशाओ मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद से ही करना चाहता हूँ। इस पे तांग्यू को काफी प्राउड फील होता है। अब अगले सीन में उन दोनों को हम ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके मॉम घर पर नहीं है, और सोंगशाओ को तो फील होने लगता है कि वो ऑलरेडी इस घर की बहू बन चुका है। अब सोंगशाओ तांग्यू से उसके ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में पूछता है, जिसपे तांग्यू बताता है कि वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, और है भी तो उसे इस पर ध्यान नहीं रहता है। जिसपे सोंगशाओ तुरंत ही दिखाता है पर तुम तो सेलिब्रिटी बने हुए हो।
जो बात तांग्यू को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो तुरंत ही अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसने ही तांग्यू की पिक्चर अपलोड की थी और सॉन्गशाओ तांग्यू को समझाने लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं हम देखते हैं तांग्यू की पिक्चर अपलोड करने वाला और कोई नहीं दुगुआन था और अब सभी लोग तांग्यू को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और कहते हैं ये तो हमारे महाराज है जो कि दोबारा जन्म लेकर आए हैं। और सॉन्गशाओ कहने लगता है देखो अब सभी लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि तुम महाराज हो और मैं महारानी हूँ। अब अगली सीन में हम तांग्यू को किसी पर गुस्सा करते हुए देखते हैं। सॉन्गशाओ उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, जिस पर तांग्यू उसके पास जाता है और कहता है अपनी टाइम खोटी कर रहा हूँ। और कॉफी पीते हुए सॉन्गशाओ को बताता है कि अगर मेरे दादाजी को हमारे रिइंकार्नेशन की बात पता चली तो कुछ बुरा होगा। और वो तुरंत ही कॉफी पीकर अपने मुंह से सॉन्गशाओ को भी कॉफी पिलाने लगता है। और यहाँ इनका तो रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा था, फिर वो सॉन्गशाओ से पूछता है कि तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा। यहाँ वो लोग सॉन्गशाओ के ऑफिस में थे और सॉन्गशाओ क्लोज लाने से मना करता है तो तांग्यू कहता है कि मैं पूरी दुनिया को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गशाओ के ऑफिस की कुछ लड़कियां उस नए हैंडसम लड़के यानी तांग्यू के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी दुगवान उनसे बात करने की कोशिश करता है पर बेचारे का कोई भी पैतरा काम नहीं करता, वो लड़कियां डर कर भाग जाती है। तो वो तुरंत ही कैमरा खोलकर देखने लगता है कि क्या मैं डरावना दिखता हूँ। यहाँ अब हम तांग्यू और सॉन्गशाओ को साथ में सॉन्गशाओ की ऑफिस मीटिंग में देखते हैं जहाँ बनने वाली मूवी की राइटर तो तांग्यू और सॉन्गशाओ के फेम का फायदा उठाना चाहती थी पर एक दूसरा लड़का इसके लिए मना कर रहा होता है। यहाँ सॉन्गशाओ तो तांगी से पूछता है कि ये मेरे ऑफिस की मीटिंग है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर तांगी बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और बिजनेस पार्टनर भी, तो क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता। पर तभी हम राइटर को देखते हैं जो कि उन्हें देखकर फिर से काफी खुश हो जाती है और ये दोनों उसे नोटिस करते हैं। तो वो राइटर बताती है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और तांग्यू तुरंत ही उसका सपोर्ट करने लगता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो, मेरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। जिस पर वो खुश होते हुए कहती है कि क्या मैं तुम दोनों की फेम का यूज कर सकती हूँ मूवी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए तांग्यू अपनी परमिशन दे देता है। और सॉन्गशाओ सोच रहा होता है राइटर से ज्यादा एक्साइटेड तो तांग्यू है। यहाँ फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रूमर का फायदा उठा चुके होते हैं और तांग्यू सॉन्गशाओ को इसी बारे में बता रहा था कि हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है। तभी सॉन्गशाओ तांग्यू से पूछता है कि मैंने तुम्हें अपने दादाजी की मूवी के बारे में बताया था कि तुम उसे बनाने में इंटरेस्टेड हो। यहाँ जो सॉन्गशाओ के दादाजी थे उन्होंने भी इन पर ही रिलेटेड एक मूवी लिखी हुई थी जहाँ हम तांग्यू और सॉन्गशाओ को उनसे मिलते हुए देखते हैं। जो लोग इस पर मूवी बनाना चाहते थे वो लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। दादाजी तो तुरंत ही उन्हें मूवी देने के लिए तैयार हो जाते हैं पर तांग्यू सामने जाकर कहता है कि आपको इसके लिए पैसे लेने चाहिए। इस पर दादाजी थोड़ी देर उन्हें घूरने लगते हैं और सॉन्गशाओ तो सोच रहा होता है कि मेरे दादाजी को पक्का हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। यहाँ दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें इसके बदले मुझे पैसे देने हैं तो तुम्हें मुझे 1 रुपए देने होंगे। और तांग्यू और सॉन्गशाओ तो हैरान रह जाते हैं। यहाँ सॉन्गशाओ स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है पर उसे रियलाइज होता है कि उसके काफी सारे सीन्स को हटाना होगा। इस पे तांग्यू उसके काफी क्लोज आता है और उसे हक करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस पे सॉन्गशाओ कहता है तुम चाहो तो मेरे सारे सीन्स को निकलवा सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब होती है। जिस पे तांग्यू उसे ये बकवास करने को मना करता है और कहता है तुम मेरे लिए कभी भी शर्मिंदगी नहीं हो, तुम मेरे प्राइड हो, तुम मेरे प्राउड हो और मैंने पिछली लाइफ में लॉफुली तुम्हें अपनी वाइफ बनाया था। जिसे सॉन्गशाओ काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है तो मूवी में कौन सी परेशानी आ रही है। जिस पे तांग्यू उसे टिकल करने लगता है और कहता है मैं इतना महान हुआ करता था, वो अच्छे से मूवी लिख ही नहीं पा रहे होंगे। और सॉन्गशाओ भी हंसने लगता है। यहाँ तांग्यू सॉन्गशाओ के आंसू पोंछते हुए समझाता है कि अगर मैंने तुम्हें पिछले लाइफ में फोर्सफुली अपनी वाइफ नहीं बनाया होता तो तुम काफी अच्छे मिनिस्टर बनते। सॉन्गशाओ तुरंत पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिस पर तांग्यू से किस करता है और कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ और इस बात को याद रखना कि तुम कभी भी मेरे लिए शर्मिंदगी का दाग नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा सम्मान हो। अब अगले सीन में हम सॉन्ग जेन को देखते हैं जो कि जेल में अपनी मॉम से मिलने आई होती है और अपने फादर के बारे में पूछ रही थी, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। पर सॉन्ग जेन तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि हम ऑलरेडी गरीब हो चुके हैं, मुझे कोई चाहिए जो मेरे पर पैसे खर्च कर सके। और वो काफी गुस्से में अपने मॉम से अपने फादर के बारे में पूछ रही होती है पर मिंग्यान उसे कहती है कि वो आदमी काफी गरीब था तो उसकी चिंता मत करो। यहाँ सॉन्गजेन तो काफी गुस्से में कहती है मॉम ये सब आपकी गलती है, आपने ही सॉन्गशाओ को प्रवोक किया था। और यहाँ अपनी ही बेटी से धोखा खाने के बाद तो मिंग्यान काफी ज्यादा रोने लगती है और सॉन्गजेन उन्हें काफी ज्यादा सुनाकर वहाँ से चली जाती है और मिंग्यान सोचती है कि मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। अब अगला सीन सीधे ही हमें मूवी के प्रीमियर
शहर का दिखाया जाते हैं जहाँ सोंगशा और तांग्यू पर जो मूवी बनी थी उसे थोड़ा फैंटेसी थीम में बनाया गया था, जहाँ वो दोनों कैट और फॉक्स वगैरह थे। जहाँ एक प्यारी सी कैट को हमें दिखाया जाता है जो कि बाद में एम्परर तांग्यू में बदल जाता है, और हमें एक दूसरा कैट दिखाया जाता है जो कि इनकी स्टोरी को बता रहा होता है, जहाँ ये लोग सोंगशा और तांग्यू की स्टोरी को एक अलग ही तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं थिएटर में सभी लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है, और तांग्यू और सोंगशा भी इस मूवी को देखने के लिए गए थे, जहाँ दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। यहाँ तांग्यू सोंगशा से कहता है लोगों को तो मूवी काफी पसंद आ रही है, पर सोंगशा कहता है हमें कोई देख लेगा। जिस पे तांग्यू कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। जिससे सोंगशा भी खुश हो जाता है और सोंगशा तुरंत ही उसे किस करने लगता है। और मूवी खत्म होने के बाद सोंगशा तांग्यू को छोड़ देता है, जहाँ तांग्यू से कहता है कि तुम काफी चालाक हो। अब अगले सीन में हम तांग्यू को सोंगशा के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सोंगशा काफी ज्यादा बिजी होता है और तांग्यू उसे खुद पर भी ध्यान देने को कह रहा था, और तुरंत ही उसे कहता है ये सब छोड़ो, क्यों ना ऑफिस में रोमांस किया जाए, क्या तुम रोल प्ले ट्राई करना चाहोगे। और यहीं पे आज के ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।